स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हाउ पंजाब लॉस्ट हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब के पार्टीशन के बारे में। नहीं, यहाँ हम 1947 में हुए कैटास्ट्रॉफिक पार्टीशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ हम बात कर रहे हैं उसके लगभग 19 साल बाद भाषा के आधार पर हुए बंटवारे की, जिसके चलते जहां एक और पंजाबी भाषी पंजाब से निकलकर हिंदी भाषी हरियाणा राज्य का जन्म हुआ, वहीं दूसरी ओर पंजाब सिकुड़कर प्री इंडिपेंडेंस यूनाइटेड पंजाब के जालंधर डिवीजन के बराबर रह गया। अब आप पूछेंगे कि इस बंटवारे में ऐसा क्या खास है? आफ्टर ऑल, आजादी के बाद से ही इंडियन स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन तो चल ही रहा है। यही कारण है कि इनकी संख्या आज बढ़ते बढ़ते 28 हो गई है। तो हम आपको बता दें कि ये डिवीजन अपने आप में खास है, क्योंकि जहां एक ओर इस पंजाब स्टेट के पार्टीशन के लिए अकाली दल द्वारा चलाए गए पंजाबी सूबा मूवमेंट में दर्जनों लोगों की जानें गईं, वहीं दूसरी ओर आज तक इस बंटवारे को लेकर यह प्रश्न किया जाता है कि क्या वाकई इस बंटवारे की कोई जरूरत थी, या फिर अपनी जिद पूरी करने के लिए पंजाब ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो चलिए आज हम पंजाब के इस सेकंड पार्टीशन के बारे में भी जरा डिटेल में जान लेते हैं। हाउ इट ऑल बिगैन। 1947 की शुरुआत में जब ये बात स्पष्ट हो गई कि अब पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा, लगभग तभी पंजाबी सूबे को लेकर भी सुगबुगाहट होने लगी थी। लेकिन इस मांग ने असल जोर पकड़ा भारत की आजादी के बाद, जिसका एक बड़ा कारण यह भी था कि इंडो पाक पार्टीशन के बाद पहली बार सिख कम्युनिटी देश के किसी हिस्से में मेजॉरिटी में थी, जहां अब उसे मुस्लिम मेजॉरिटी से वैसे पावर शेयरिंग के लिए लड़ना नहीं पड़ रहा था जैसे भारत के बंटवारे के पहले यूनाइटेड पंजाब में था। ऐसे में सिख कम्युनिटी का एकीकरण करने और उन्हें अपना खुद का अलग राज्य देने के उद्देश्य से सबसे पहले जनवरी 1948 में शिरोमणि अकाली दल के 3 नेताओं का डेलीगेशन तत्कालीन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस डॉक्टर BR अंबेडकर से जाकर मिला। इस डेलीगेशन में हरचरण सिंह बाजवा, भूपिंदर सिंह मान और ज्ञानी करतार सिंह शामिल थे। इस मीटिंग में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अकाली डेलीगेशन को ये सलाह दी कि उन्हें सिख स्टेट के रूप में पंजाबी स्पीकिंग स्टेट या पंजाबी सूबा की अपनी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने खुलकर रखनी चाहिए, खासतौर पर तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है। अब अकाली दल की इस मांग का बेसिस ये था कि आजादी के बाद ईस्टर्न पंजाब स्टेट के 13 में से 7 डिस्ट्रिक्ट्स सिख मेजॉरिटी में थे। ये डिस्ट्रिक्ट्स थे गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, फिरोजपुर, लुधियाना और अंबाला, जबकि बाकी के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदुओं की मेजॉरिटी थी, जिसमें हिसार, करनाल, रोहतक, गुड़गांव, कांगड़ा और शिमला शामिल थे। इस सिलसिले में अप्रैल 1948 में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे को लेकर अपनी मांग पुरजोर तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखी। हालांकि उस समय लिंगुअल बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी ही मांग इंडिया के सदर्न स्टेट्स में भी उठ रही थी, जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जून 1948 में ही पहले SK धर की अध्यक्षता में लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन और फिर दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के रूप में लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी या JVP कमेटी बनाई। लेकिन इन दोनों ही कमेटीज ने भाषा के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात सिरे से नकार दी, क्योंकि इनका मानना था कि धर्म के आधार पर विभाजन के बीच जिन हालातों में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है, उस बीच भाषा के आधार पर इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन एक नया मसला खड़ा कर सकता है। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अकाली दल ने पंजाबी लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर उठाई जा रही अलग स्टेट की अपनी मांग को जायज ठहराते हुए अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। इसी बीच 20 फरवरी 1949 को तारा सिंह को जेल में डाल दिया गया, जहां वो कई महीनों तक बंद रहे। लेकिन उनके एब्सेंस में ये आंदोलन सरदार हुकुम सिंह के नेतृत्व में जोर पकड़ता रहा। जहां एक ओर पंजाबी सूबा आंदोलन जोर पकड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर मसले को सुलझाने के लिए 2 अक्टूबर 1949 को पंजाब के तत्कालीन CM भीमसेन सच्चर ने सच्चर फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया। आइए जानते हैं क्या था ये फॉर्मूला। द सच्चर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कांग्रेस के 2 सिख और 2 हिंदू मेंबर्स की एक कमेटी ने बनाया था। इस फॉर्मूले के अनुसार ये सजेस्ट किया गया कि पंजाब के पंजाबी स्पीकिंग वेस्टर्न जोन्स के स्कूलों में मैट्रिकुलेशन स्टेज तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पंजाबी रखा जाए, जबकि प्राइमरी के बाद ही हिंदी लैंग्वेज को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाए। वहीं इसका ठीक उल्टा पंजाब के हिंदी जोन में भी करने का सजेशन दिया गया।
इस कमेटी का मानना था कि ऐसा करने से न केवल पंजाबी लैंग्वेज की आइडेंटिटी बरकरार रहेगी, बल्कि स्टेट के बंटवारे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही इस सजेशन के बाद कांग्रेस का मानना था कि अकाली दल इसे मान लेगा और यही सोचकर उन्होंने मास्टर तारा सिंह को भी जेल से रिहा कर दिया। लेकिन यही शायद इस कमेटी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा करते समय ये ध्यान ही नहीं दिया कि पंजाब का पंजाबी और हिंदी जोन में डिवीजन करके वो खुद ही अकाली दल की मांग को सॉलिडिफाई कर रहे हैं। और कांग्रेस की उम्मीदों के उलट तारा सिंह ने इस फॉर्मूले को सिरे से नकार दिया, बल्कि इसी फॉर्मूले में किए गए डिमार्केशन का ही हवाला देते हुए स्टेट डिवीजन की मांग और तेज कर दी। और इसी सिलसिले में अकाली दल ने अगस्त 1950 में पहला मेजर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और यहीं से अकाली दल स्टेट पॉलिटिक्स का एक मुखर चेहरा बनकर उभरा, जिसे अब पंजाब कांग्रेस के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाने लगा है। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि अकाली जहां एक ओर पंजाबी सूबे के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा था, वहीं दूसरी ओर वो सिखों के एकीकरण में भी लगा हुआ था। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अकाली दल अपने इन दोनों एजेंडों पर खरा उतरता नजर आने लगा। लेकिन फिर भी अभी असली लड़ाई शुरू होनी बाकी थी। तो चलिए अब हम उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। द स्ट्रगल बिगिंस। 1953 खत्म होने को था और आंध्र प्रदेश की स्थापना को लेकर आमरण अनशन पर बैठे पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद से ही केंद्र सरकार दबाव में थी। इसी दबाव में सरकार ने अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य को मान्यता दे दी, जो 1 नवंबर 1953 को अस्तित्व में आया। ये भारत का वो पहला राज्य था जिसे भाषा के आधार पर मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। और यहीं से पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन की मांग ने फिर से तूल पकड़ लिया, जिसके चलते दिसंबर 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट को फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन करना पड़ा। 14 मई 1954 को अकाली दल ने इस कमीशन को पंजाबी सूबे की अपनी मांग से जुड़ा हुआ एक 18 पेज का मेमोरेंडम सबमिट किया। इस केयरफुली ड्राफ्टेड मेमोरेंडम में अकाली दल ने भाषा और प्री 1947 सेंसस के माध्यम से ये बात स्थापित करने की कोशिश की कि कैसे पंजाबी स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल प्रेजर्वेशन तीनों नजरियों से एक हितकारी फैसला है। वहीं इसके उलट पंजाब में मौजूद कांग्रेस ने अकाली दल की इस मांग के विरोध में एक मेमोरेंडम सबमिट किया, जिसमें आर्य समाज और जनसंघ ने भी उसका पूरा सहयोग किया। इसके चलते फजल अली कमेटी ने अकाली दल की पंजाबी सूबे की डिमांड खारिज कर दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये माना कि इस मुद्दे को लेकर इस एरिया के सिख और हिंदू कम्युनिटी की एक राय नहीं है। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पंजाबी भाषा को एक अलग प्रोमिनेंट लैंग्वेज नहीं माना जा सकता। और ये तर्क भी तब दिया गया जब पंजाबी भाषा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में दी गई भारत की 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक थी। कमेटी के इस स्टेटमेंट से सारे पंजाब में अविश्वास की बयार चल गई, जिसके बारे में अकाली दल के प्रोमिनेंट लीडर हुकुम सिंह ने लिखा कि जहां एक और भारत में लोगों को भाषा के लिए राज्य मिल रहे हैं, वहीं हमने तो हमारी भाषा ही खो दी। वहीं फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के विरोध में अकाली दल ने यह बात मुखरता से रखी कि पंजाबी सूबे की मांग सिर्फ इसलिए खारिज की जा रही है क्योंकि इस राज्य में सिख कम्युनिटी मेजॉरिटी बन जाएगी। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यह मुद्दा भाषा का नहीं बल्कि हिंदू तुष्टीकरण का है। और अपने इसी नारे के साथ अकाली दल 1955 में हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शंस में उतरी और 110 सीट्स जीतने में कामयाब हुई। वहीं खालसा दल के बैनर के अंडर लड़ रही पंजाब कांग्रेस इस इलेक्शन में 132 में से केवल 3 ही सीट्स जीत पाई। इस रिजल्ट से न केवल अकाली दल का कद बढ़ा, बल्कि बाकियों के सामने उन्होंने ये बात भी साबित कर दी कि पंजाब के इस मुद्दे को लेकर अब वो सेंट्रल स्टेज पर हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए अकाली दल ने पंजाबी सूबा स्लोगन आंदोलन शुरू कर दिया। अकाली दल अपने इस मूवमेंट को और बढ़ाने के बारे में सोच ही रहा था कि ये मौका पंजाब कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही उसे थाली में परोस कर दे दिया, जब 6 अप्रैल 1955 को पंजाब कांग्रेस ने पंजाबी सूबे से जुड़े नारे लगाने पर रोक लगा दी, जिसके 20 दिन बाद अकाली दल ने यह अल्टीमेटम दिया कि या तो 10 मई तक ये बैन वापस लिया जाए, वरना अब अकाली दल अपनी पंजाबी सूबे की मांग को लेकर सीधे आंदोलन के लिए उतरेगा। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्लोगन बैन को नहीं हटाया और अकाली दल का आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन शुरू होते ही पंजाबी सूबे से जुड़े नारे लगाने के जुर्म में तारा सिंह और उनके 10 साथियों को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद नारेबाजी और अरेस्ट का एक सिलसिला सा शुरू हो गया, जिसके चलते अगले 5 दिनों में ही अकाली दल के 1000 से ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर्स जेल की सलाखों के पीछे थे। वहीं जुलाई का महीना खत्म होते होते ये संख्या 21,000 को भी पार कर गई,
गवर्नमेंट का मानना था कि इस कार्रवाई से ये आंदोलन अपने आप ही दम तोड़ देगा, लेकिन इसके उलट इस कार्रवाई से ये आंदोलन और उग्र होता चला गया, जिसमें एक नाटकीय मोड़ आना भी बाकी था। और वो क्या था, आइए देखते हैं। गोल्डन टेम्पल रेड। फतेह सिंह अपने समर्थकों के साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हुए थे, जिन्हें हिरासत में लेने के लिए 4 जुलाई 1955 को डीआईजी अश्विनी कुमार के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने गोल्डन टेम्पल में फोर्सफुल एंट्री कर ली। यही नहीं, बहुत से अकाल तख्त के ग्रंथियों के साथ साथ गोल्डन टेम्पल के हेड ग्रंथी, वॉलंटियर प्रोटेस्टर्स और मंदिर के लंगर में काम करने वाले बावर्चियों को भी बलपूर्वक हिरासत में ले लिया गया। साथ ही गुरु रामदास सिराय और शिरोमणि अकाली दल ऑफिसेज पर भी रेड कर दी गई, जिसके विरोध में उतरी भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए पुलिस टुकड़ी ने आंसू गैस के गोले और हवाई फायरिंग का भी सहारा लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल मंदिर परिसर को बल्कि मंदिर के सरोवर को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना में 200 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स की मौत हो गई, वहीं हजारों को अरेस्ट कर लिया गया। यही नहीं, इसमें 1000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन इस घटना का एक परोक्ष परिणाम ये हुआ कि जहां एक और गवर्नमेंट ये सब करके पंजाबी सूबा मूवमेंट की आवाज को दबाना चाहती थी, वहीं इसके उलट उस मूवमेंट को और भी ज्यादा मोमेंटम मिल गया। ऐसे में मौके की गंभीरता को समझते हुए पंजाब के तत्कालीन सीएम भीमसेन सच्चर ने 12 जुलाई को अकाल तख्त से व्यक्तिगत माफी मांगी और पंजाबी स्लोगन्स पर लगा बैन वापस ले लिया। साथ ही जेल में बंद आंदोलनकारियों की भी रिहाई घोषित कर दी। लेकिन इस रिहाई को तुरंत इंप्लीमेंट करने के बजाय इंस्टॉलमेंट्स में इंप्लीमेंट किया गया, जिसके चलते इस आंदोलन के शीर्ष रहे तारा सिंह को 8 सितंबर को रिहा किया गया। लेकिन स्वर्ण मंदिर में घटी इस घटना ने ही ये स्थापित कर दिया कि ये मुद्दा अब शांत होने वाला नहीं है, और यहीं से बजाय बाहुबल दिखाने के सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बातचीत का रास्ता अपना लिया, जिसके लिए 16 अक्टूबर 1955 में हुए अमृतसर कन्वेंशन में तारा सिंह को सरकार से बात करने का जिम्मा सौंप दिया गया। द टॉक्स। अब जब ये बात स्थापित हो गई थी कि इस इश्यू का हल केवल बातचीत के माध्यम से ही निकाला जा सकता है, तो सेंट्रल कांग्रेस गवर्नमेंट और इस मूवमेंट के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठकों का दौर चल पड़ा, जिसमें सबसे पहली बैठक 24 अक्टूबर 1955 को हुई, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित गोविंद वल्लभ पंत शामिल हुए। वहीं मूवमेंट का पक्ष रखने के लिए मास्टर तारा सिंह, भाई जोध सिंह, ज्ञानी करतार सिंह और सरदार हुक्म सिंह शामिल हुए। इन बैठकों से दोनों ही दलों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इनसे कोई खास हल नहीं निकला, बल्कि ये बैठकें भी अपने अपने पक्ष का बाहुबल और वाद विवाद का अखाड़ा बनकर रह गई। हालांकि इस बीच जनवरी 1956 में हुक्म सिंह की ओर से रीजनल फॉर्मूले के रूप में एक बीच का रास्ता निकालने की पेशकश की गई, जिसमें सच्चर फॉर्मूले की तरह ही राज्य को बांटे बिना इसे 2 भाषीय क्षेत्रों में बांटने की बात कही गई, जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस और टैक्सेशन के अलावा बाकी फील्ड्स में स्वच्छंदता देने की बात कही गई थी। लेकिन अकाली दल और कांग्रेस गवर्नमेंट के टकराव के चलते इस पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई। इसका दूसरा प्रमुख कारण यह भी था कि रीजनल फॉर्मूले में पंजाबी लैंग्वेज की गुरमुखी स्क्रिप्ट को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी, और ये पंजाब के हिंदूज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पंजाबी भाषा बोलने वाले हिंदूज देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसके चलते उन्हें ये मूवमेंट पंजाब लिंगुअल स्टेट का कम और सिख रिलीजियस स्टेट का ज्यादा दिखाई पड़ने लगता था। ऐसा ही एक विरोध आर्य समाज की ओर से भी किया जा रहा था। वहीं 1957 में इस रीजनल फॉर्मूले के विरोध में पंजाब की हिंदी रक्षा समिति ने स्लोगन वॉर छेड़ दिया, जिसका मुख्य स्लोगन था, लंगड़ी भाषा नहीं पढ़ेंगे, गंदी भाषा नहीं पढ़ेंगे, जबरी भाषा नहीं पढ़ेंगे। We won't study a crippled language, we won't study a dirty language, we won't study a language made obligatory। साथ ही सिख कम्युनिटी में भी इस फॉर्मूले को लेकर विरोध हो रहा था, जो कि गोल्डन टेम्पल रेड से अभी तक आहत थे। ऐसे में उनका मानना था कि अब अलग राज्य से कम कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, और इस विरोध के चलते ही रीजनल फॉर्मूले को भी निरस्त कर देना पड़ा। द स्ट्रगल कंटिन्यूज। हालांकि बातचीत का दौर बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद भी अकाली दल और प्रताप सिंह कैरों के नेतृत्व में स्टेट कांग्रेस गवर्नमेंट का चूहे बिल्ली का खेल जारी रहा, जो एक ओर जमीन पर हो रहे आंदोलनों में आमने सामने थे, वहीं स्टेट इलेक्शंस में भी एक दूसरे को पछाड़ने के लिए प्रयासरत थे। 1960 का दशक शुरू होते होते पंजाबी सूबा मूवमेंट अपने पूरे शबाब पर था।
इसी बीच 29 मई 1969 को अकाली दल ने दिल्ली मार्च का आह्वान किया और रास्ते भर पंजाबी सूबा मूवमेंट के लिए सपोर्ट जुटाते, रैलीज का एड्रेस करते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की और बड़ी संख्या में अकाली दल के नेताओं को अरेस्ट कर लिया, जिनमें तारा सिंह भी एक थे। जुलाई का महीना खत्म होते होते अरेस्टेड अकालियों की यह संख्या 18,000 के पार पहुंच चुकी थी। तारा सिंह की गैर हाजिरी में संत फतेह सिंह ने गोल्डन टेम्पल से इस मूवमेंट को लीड किया। एक अपरिपक्व लीडर होने के बाद भी उन्होंने ये भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने ये ध्यान रखा कि ये मूवमेंट लिंगुअल बेसिस पर ही इस डिमांड को आगे बढ़ाए, न कि धर्म के बेसिस पर। लेकिन सरकार की अटेंशन न मिलने पर 29 अक्टूबर 1960 को फतेह सिंह ने पीएम जवाहरलाल नेहरू को अपनी जायज मांगों के बारे में चेताने के लिए एक पत्र लिखा और उसके बाद अपनी पंजाबी सूबे की मांग को लेकर 18 दिसंबर 1960 को गोल्डन टेम्पल में बनी अपनी कुटिया में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। साथ ही उन्होंने अपने अनुयायियों से ये अपील भी की कि यदि इस अनशन में उनकी मौत हो जाती है तो भी वो इस आंदोलन को उग्र न होने दे, क्योंकि किसी भी तरह की हिंसा में देश का नुकसान हम सभी का नुकसान होगा। इसके बाद देश भर से लीडर्स का फतेह सिंह से अनशन तोड़ने के लिए अपीलों का दौर शुरू हो गया, लेकिन संत फतेह सिंह टस से मस न हुए। अंततः 31 दिसंबर को पीएम नेहरू ने फतेह सिंह से अनशन तोड़ने के लिए एक निजी अपील की और साथ ही अपनी चुनावी रैलीज में भी पंजाबी भाषा का महिमा मंडन किया। लेकिन फतेह सिंह ने अपना अनशन जारी रखा। इसी बीच चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरो ने भी जनवरी 1961 को तारा सिंह की रिहाई के आदेश जारी कर दिए, जिसके ठीक बाद 7 जनवरी 1961 को तारा सिंह ने नेहरू जी से मीटिंग की, जिसके बाद नेहरू जी ने एक पोस्ट स्क्रिप्ट में यह आश्वासन दिया कि पंजाबी भाषा को उसका उचित स्थान दिए जाने की मांग पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने फतेह सिंह के स्वास्थ्य के बारे में भी अपनी चिंता जाहिर की। इस प्रेस रिलीज के बाद ही तारा सिंह ने अमृतसर में फतेह सिंह से यह अपील की कि उन्होंने जिन मांगों के साथ ये व्रत लिया था वो अब पूरी हो चुकी हैं और अब उन्हें अपना व्रत तोड़ लेना चाहिए। जिसके बाद 9 जनवरी 1961 को संत फतेह सिंह ने अपने 22 दिन के लंबे अनशन को तोड़ दिया। इसके ठीक बाद अकाली दल और गवर्नमेंट के बीच पॉलिटिकल नेगोशिएशंस का एक लंबा दौर चला, लेकिन उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि सरकार पंजाबी लैंग्वेज को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए तो तैयार थी, मगर भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का दर्जा देने के लिए नहीं। ऐसे में संत फतेह सिंह को गलत आश्वासन देकर उनका व्रत तोड़वाने के जुर्म में सिख कम्युनिटी ने तारा सिंह को दोषी मान लिया, जिसके बाद जनता के बीच उनके प्रति विश्वास में आई कमी के चलते मास्टर तारा सिंह का पॉलिटिकल करियर लगभग समाप्त हो गया, जिसके चलते अकाली दल और इस मूवमेंट में उनकी जगह संत फतेह सिंह को मिल गई। इस बीच उस मुद्दे को सुलझाने के लिए दास कमीशन और नलवा कॉन्फ्रेंस का भी गठन किया गया, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। द लास्ट स्टेप। मिड 1960s का दौर आते आते पंजाबी सूबा मूवमेंट अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका था। इसी बीच मास्टर तारा सिंह पॉलिटिक्स से अपना सेल्फ एग्जाइल खत्म कर चुके थे और फिर से मूवमेंट में एक्टिव हो चुके थे। वहीं संत फतेह सिंह ने भी 16 अगस्त को ये घोषणा कर दी थी कि वो पंजाबी सूबे की अपनी मांग मनवाने के लिए 10 सितंबर से दूसरा आमरण अनशन शुरू करेंगे। लेकिन इसी बीच इंडो पाक युद्ध की वजह से सरकार की ओर से एसजीपीसी की तरफ से फतेह सिंह से ये अपील की गई कि अभी युद्ध के हालातों को देखते हुए वो अपने अनशन का विचार त्याग दें। साथ ही उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद सरकार फिर से इस बारे में चर्चा करने को तैयार है। सरकार की ओर से मिले इस आश्वासन के बाद फतेह सिंह ने अपना अनशन का विचार त्याग दिया और साथ ही मिलिट्री के सिख कमांडर्स और आम जनता से ये अपील की कि संकट की इस घड़ी में वो सभी एक भारतीय बनकर देश के साथ खड़े हों। 1962 के चाइना वॉर में पंजाब और खासतौर पर सिखों की ओर से मिले कॉन्ट्रीब्यूशंस और इसी तरह 1965 में उनके बलिदान के बाद देश भर में सिखों के लिए एक मॉरल सपोर्ट डेवलप होने लगा। खासतौर पर अब गवर्नमेंट भी उनकी पंजाबी सूबे की मांग की ओर झुकती दिखाई देने लगी थी। इसी बीच 6 सितंबर 1965 को यूनियन होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा ने लोकसभा में ये स्टेटमेंट दिया कि पंजाबी सूबे के प्रश्न के बारे में फिर से खुले मन से विचार किया जाएगा और इसी सिलसिले में 23 सितंबर को एक 22 सदस्यों की पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई, जिसमें अकाली दल, कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी,
कम्युनिस्ट और इंडिपेंडेंट मेंबर्स को भी जगह दी गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 15 मार्च 1966 को पार्लियामेंट को सौंप दी, जिसमें पंजाबी भाषी क्षेत्र को एक अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग मान ली गई थी, जिसे पार्लियामेंट की भी मंजूरी मिल गई और नए पंजाबी स्पीकिंग पंजाब और हिंदी स्पीकिंग हरियाणा स्टेट के साथ साथ कुछ पहाड़ी इलाकों को तत्कालीन यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर करने के लिए एक डिमार्केशन कमीशन बनाया गया। और इस तरह सदन द्वारा द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 पास करके 1 नवंबर 1966 को पंजाबी स्पीकिंग पंजाब स्टेट और हिंदी स्पीकिंग हरियाणा स्टेट अस्तित्व में आ गए। कंक्लूजन दोस्तों, इतने लंबे आंदोलन के बाद ये नया राज्य तो बन गया, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे ज्वलनशील बने रहे, बल्कि इनमें से कुछ मुद्दे तो आज भी ज्वलनशील ही बने हुए हैं, जिनमें से एक मुद्दा है चंडीगढ़ का, जिसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बना दिया गया था। यही नहीं, इन राज्यों की नदियों के वाटर शेयरिंग को लेकर भी विवाद बने हुए हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या वाकई पंजाब का एक अलग राज्य बनना सही फैसला था, या फिर उसकी जगह 1966 में एक नया पैंडोरास बॉक्स खोल दिया गया? स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।